हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है 2000 प्लस एमसीक्यूज की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। इसका ये 6th लेक्चर है। ऑलरेडी हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। आप वो लेक्चर भी जाकर देखना, प्ले लिस्ट डाली हुई है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 2000 प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन सीरीज। तो आज का लेक्चर रहेगा हमारा रिलेटेड टू गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, वायसराय, उससे रिलेटेड जो जो इवेंट रहे, जिस गवर्नर जनरल के रिजीम में कौन सा इवेंट देखने को मिला, उससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। वायसराय के अंदर क्या क्या हुआ, तो जितने भी 1757 से शुरू होके 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, तो कितने गवर्नर रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे, वायसराय रहे थे, क्या क्या उनके अंदर हुआ था, उस तरीके की वीडियो है। कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 टू 1950। कंप्लीट कवरेज मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ब्रिटिशर्स में से पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? ठीक है। तो पहले गवर्नर बने थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बोला जाता है बंगाल का। देखो अभी गवर्नर जनरल वाला कुछ ऐसा पोस्ट नहीं आया है। अभी क्या है, सिंपल गवर्नर। गवर्नर बंगाल के कौन थे पहले? रॉबर्ट क्लाइव। ये गवर्नर कब बने थे? बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर बने थे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, मतलब बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट था। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे प्रेजेंट था। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी पहले गवर्नर बने थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। उसने एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन डाला था ब्रिटिश की जो पॉलिटिकल कंट्रोल है ना बंगाल के अंदर, जहां से शुरू हुआ था पॉलिटिकल कंट्रोल। अगर आपके अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया ना कि जो ब्रिटिशर्स का वो पॉलिटिकल कंट्रोल करना इंडिया को पॉलिटिकली, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था बंगाल से। ठीक है। पॉलिटिकल जो कंट्रोल उन्होंने लेना शुरू किया था, क्योंकि यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से। और ये कहाँ पे पड़ता है? बंगाल के अंदर। तो यहीं से पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू हुआ था 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उसके पहले गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। तीनों पॉइंट में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों पॉइंट आपको क्लियर करा दी। जहां जहां मैं मार्क करूं वहां वहां पे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ का डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर जाके। ठीक है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग क्या है? वॉरेन हेस्टिंग तो बाद में आए थे, वो गवर्नर जनरल बने थे अपने इंडिया इसके बंगाल के। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग बाद में आए थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। वो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बने थे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखो गवर्नर और गवर्नर जनरल ये ध्यान रखना। पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है। गवर्नर कब बने थे? 1757 के वॉर बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल कब बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग वॉरेन हेस्टिंग। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों नोट डाउन कर लेना। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ प्लासी अकर्स? ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें गवर्नर जितने, मतलब गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय जो भी रहे थे, वो भी कवर करेंगे। साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो जो बड़ी बड़ी बैटल्स उनके द्वारा लड़ी गई, ट्रीटी उनके द्वारा की गई, या उनके अंदर कुछ एक्ट आया, तो वो सब भी हम साथ साथ में कवर करने वाले हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो उसमें कौन सा नवाब था बंगाल का जिसके साथ ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था? तो उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ये रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, याद रखना। सिराजुद्दौला थे। ठीक है। उनसे पहले कौन थे? अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला के बाद कौन आए थे? मीर जाफर, जिन्होंने इसके साथ ट्रेचरी की थी। ठीक है। ट्रेचरी की थी इसलिए हारे थे। मीर जाफर के बाद कौन आए थे? मीर कासिम। तो क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ जाता है, चारों के नाम दे देगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे। तो क्रोनोलॉजी में पहले अलीवर्दी खान थे, फिर सिराजुद्दौला थे, फिर उसके बाद मीर जाफर थे, फिर मीर कासिम थे। ठीक है। बट अभी क्वेश्चन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है? नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उस टाइम पे जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था? ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जब हुआ था, तो उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है। और बैटल किस किस के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, एक तरफ कंपनी वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव, यही बाद में बंगाल के गवर्नर बने थे। और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है। इनके बीच में बैटल लड़ी गई थी। और हारने का कारण था, जो मीर जाफर थे उन्होंने ट्रेचरी कर दी थी नवाब बंगाल के साथ। ठीक है। और बाद में जब ट्रेचरी कर दी थी, और मतलब ब्रिटिशर्स को जिता दिया था इसने रॉबर्ट क्लाइव को, और बाद में इसी को रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरीके से पपिट नवाब बनाया था। ठीक है। क्रोनोलॉजी से मैं आप लोगों को बताया था, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आ जाए तो अलीवर्दी खान पहले थे, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला आए नवाब में बंगाल के, फिर उसके बाद मीर जाफर आए, फिर मीर कासिम आए।
हु बिट्रेड सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 के जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, उसमें सिराजुद्दौला को किसने बिट्रे किया था, किसने चीट किया था उसको, ठीक है। वाज लेटर मेड द नवाब ऑफ बंगाल, बाद में उसको नवाब ऑफ बंगाल भी बनाया गया, ठीक है। इसको हरा दिया उसने, मतलब उसके इसके साथ बिट्रे कर दिया, ब्रिटेन वालों के साथ मिल गए, ब्रिटिशर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इसको हरवा दिया, ये मर गया। इसके बाद कौन बना, वो खुद बना जिसने बिट्रे किया था। कौन, किसने बिट्रे किया था, मीर जाफर ने किया था, ठीक है। मीर जाफर ने एक तरीके से बिट्रे किया था। तो इसका आंसर मीर जाफर होगा। और मीर जाफर क्या था, नब सिराजुद्दौला की आर्मी के अंदर क्या था, वो कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ था, ठीक है। और बाद में यही पपेट नवाब बना था, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीर कासिम वाज रिलेटेड टू मीर जाफर। मीर जाफर के बाद कौन बना था नवाब, मीर कासिम। मैं आप लोग को बताया था, पहले अलीवर्दी खान था, फिर सिराजुद्दौला था, फिर मीर जाफर था, फिर मीर कासिम था, ठीक है। मीर जाफर के बाद कौन बना था, मीर कासिम। और मीर कासिम क्या रिलेशन था इनका, ये सन इन लॉ थे, सन इन लॉ मतलब इसकी बेटी के पति थे, ठीक है। और क्यों बनाया था, मीर जाफर को क्यों हटाया था, मीर कासिम को क्यों उन्होंने गद्दी पे बैठाया था मीर जाफर को हटा के, क्योंकि मीर जाफर फेल हो गया था उनकी डिमांड और एक फुलफिल करने में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की, और अलाइन करने, वो उन्होंने उसने अलाइन कर दिया था एक तरीके से डच के साथ, डच के साथ मिलकर वो ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। रीजन क्या था, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया, साथ साथ में ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए डच के साथ अलाय कर रहा था। विच नवाब ऑफ बंगाल लेटर रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद कौन आया, मीर कासिम आया। मीर कासिम ने भी रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट, और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, बड़ा बैटल 1764 का बैटल हुआ। प्लासी हुआ था 1757 में, जब रॉबर्ट क्लाइव था सिराजुद्दौला के साथ। अब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, मीर कासिम के साथ हो रहा है। पहले अलीवर्दी खान थे, ठीक है, अलीवर्दी खान के साथ सिराजुद्दौला है। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर मीर जाफर को बैठाया। मीर जाफर ने क्या, जो उनकी डिमांड थी वो फुलफिल नहीं कर पाया, और साथ साथ में डच के साथ उनको भगाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इसको हटाया। फिर मीर कासिम को बैठाया, मीर कासिम ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, तो ठीक है। तो मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर किया गया। अब बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम के साथ किया गया, ईयर कौन सा, 1764, ठीक है। बक्सर कहाँ पे, बिहार के अंदर। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल बिफोर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से पहले कौन था नवाब बंगाल, ऑल्सो हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब इसकी मदर की तरफ से एक से नाना थे ये, ठीक है। सिराजुद्दौला से पहले कौन थे, अलीवर्दी खान थे, ठीक है। देखो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है, उस तरीके से मैंने इन्वॉल्व किया हुआ है, कौन सा बैटल किसने लड़ा था वो भी अब मैंने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग का क्वेश्चन। देखो मैंने अभी आपको सभी तभी से शुरू से ही बता रहा हूँ। अलीवर्दी खान पहले थे, फिर सिराजुद्दौला आए थे, फिर मीर जाफर आए थे, फिर मीर कासिम आए थे, ठीक है। सबके रिलेटेड इवेंट भी मैंने आप लोगों को बताया। ये तो इनएफिशिएंट थे, एक तरीके से डिमांड पूरी नहीं कर पाए, साथ साथ में डच के साथ मिलकर उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये बैटल ऑफ बक्सर लड़े, ये बैटल ऑफ प्लासी लड़े, ये उससे पहले थे अलीवर्दी खान, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 करेक्ट होगा। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये मैं आप पहला ही क्वेश्चन जब कराया था तब बताया था। पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, ये थे गवर्नर जनरल 1773 के एक्ट के थ्रू बनाए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, 1774 में उनको बनाया गया था। तो यहाँ पे ये एग्जाम ट्रैप रहता है, तो मैं ये भी हाईलाइटेड वे में डाला हुआ हूँ हर जगह, ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिलेगा आप लोगों को। हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। देखो जब 1757 का वो बैटल हुआ प्लासी, तो उस टाइम पे कोई गवर्नर नहीं था बंगाल का, एक तरीके से सिराजुद्दौला था, नवाब था। वो फाइट हुई रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी के साथ, मीर जाफर ने ट्रेचरी कर दी, तो उसको मतलब सिराजुद्दौला हट गया। अब मीर जाफर बैठ गया, तो गवर्नर बना था पहला रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर था। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, मीर कासिम। मीर जाफर के बाद कौन आता है, मीर कासिम। तो दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ थे हेनरी वेंसिटन। याद रखना रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव पहले बैटल में थे, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर थे। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, हेनरी वेंसिटट। जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत जाते ना, उसका फिर से गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। बट बैटल ऑफ बक्सर के अंदर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, याद रखना। मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसा के आपसे क्वेश्चन गलत कराता है। हेनरी वेंसिटट थे बैटल ऑफ बक्सर में, हेनरी वेंसिटट थे, और मीर कासिम के साथ उनका बैटल हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जब ये बैटल जीत गए थे उसके बाद बने थे, ठीक है, गवर्नर दोबारा से। प्लासी में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, हेनरी वेंसिटट, ठीक है।
और जो जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया था तो दोबारा से 1765 में दोबारा से गवर्नर बनाता है ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, उसके बाद पर बक्सर के युद्ध के बाद। विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था ना उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया? ये कौन सा एक्ट आया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का बना था 1773 के एक्ट से, ठीक है। अब वही धीरे धीरे पावर उसके पास पहुंचती गई, मतलब जो गवर्नर इधर में मद्रास में भी थे, बॉम्बे में भी थे, ठीक है। पर जो मेजर पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आती गई धीरे धीरे। तो लास्ट एक एक्ट आया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। तो ये एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो पहले थे, ये वॉरेन हेस्टिंग। बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था? तो वो बने थे विलियम बेंटिक। ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे पहले, तो ये याद रखना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और चार्टर एक्ट 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग थे, यहाँ पे विलियम बेंटिक थे। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड आल्सो द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लास्ट गवर्नर जनरल कौन था और फर्स्ट वायसराय कौन था? देखो गवर्नर जनरल की पोस्ट कब तक थी? 1858 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, वो आया था जब ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, स्पॉय म्यूटिनी हुई थी। तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय की पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया था, उसका नाम चेंज कर दिया गया था एक तरीके से, ठीक है, नाम चेंज कर दिया गया। तो लास्ट गवर्नर जनरल भी वही पर्सन था और बाद में वायसराय भी वही बना। कौन बना? 1857 के रिवोल्ट में कौन था गवर्नर जनरल? ये था लॉर्ड कैनिंग। तो यही लास्ट गवर्नर जनरल थे और यही बाद में फर्स्ट वायसराय बने। तो बी करेक्ट आंसर। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया? ब्रिटिश का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ठीक है, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, मतलब एक तरीके से वायसराय मान लो। यहाँ पे ये वो नहीं है कि मतलब एक तरीके से गवर्नर जनरल 1858 के एक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बाद में की जो मतलब अंत आजादी तक जा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में हम। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा था? लास्ट गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, वायसराय कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, ये लास्ट थे। इससे इसके बाद कोई नहीं बना लास्ट, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर ये लास्ट थे और यही बाद में इंडिया के गवर्नर जनरल भी बने थे। जब आज 1947 में देश आजाद हो गया था तो यही गवर्नर जनरल इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था। बट उस दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया था, ठीक है। तो ये लास्ट थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस से पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद भी पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया के थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मतलब थ्रू आउट द हिस्ट्री एक गवर्नर जनरल इंडियन थे, कौन से थे? सी राजगोपालचारी, 1948 से 1958 तक के, ठीक है। जब ये लॉर्ड माउंटबेटन चले गए थे तो उनके बाद सी राजगोपालचारी बने थे गवर्नर जनरल। वो ओनली इंडियन थे जो गवर्नर जनरल रहे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और वो भी आजादी के बाद। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार, सी राजगोपालचारी का नाम है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट एंड लास्ट एक तरीके से देखा जा सकता है कि इसके बाद मतलब ये एक ही बने थे इंडिया की तरफ से तो गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, वो भी आजादी के बाद। इस पे भी क्वेश्चन आता है, प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपर्ली। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद कौन बनाया था? इंडिया ने बनाया था, लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल, तो यही थे। हु एंडेड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल? ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस किसने किया था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस। अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ड्यूअल सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इसको एंड किसने किया? एंड किया गया था इसको वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। जब 1773 का एक तरीके से वो रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया था ना, तो उसके आसपास वॉरेन हेस्टिंग ने ये सब ड्यूअल सिस्टम वगैरह खत्म कर दिया था, ठीक है। उसने कंप्लीटली जो रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन ना वो डायरेक्टली कंपनी कंट्रोल में ला दिया। एक तरीके से करप्शन वगैरह जो चल रहा था इस सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको हटा के इसको कंप्लीटली इरेज कर दिया गया था। लगाया किसके द्वारा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और एंड किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, ठीक है। लगाने वाले रॉबर्ट क्लाइव,
हटाने वाले वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा एंड किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने एंड किया था, ठीक है। अब ये ड्यूल सिस्टम क्या था, ड्यूल सिस्टम में कंपनी के पास था दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा तो हम कलेक्ट करेंगे भैया, दीवानी राइट्स हमारे पास है। नवाब को दीजिए निजामती राइट्स, लॉ एंड ऑर्डर तुम मेंटेन करो। देखो जी, ड्यूल सिस्टम था ये। कंपनी के पास दीवानी पैसा वैसा सब इकट्ठा करेंगे, और नवाब के पास निजामती, तुम देखो लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एक तरीके से पपेट ही रह गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पैसा चाहिए होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और अबॉलिश किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट कब बना था कलकत्ता के अंदर, कब स्टेब्लिश किया गया था, किस एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कब बना था, ये एक्ट आया था 1773 में, इसके अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बन गया था 1774 के अंदर, ठीक है। 1774 के अंदर एक्ट कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला सुप्रीम कोर्ट था इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब फाउंड की गई थी और किसके द्वारा की फाउंड की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको फाउंड किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सर विलियम जोन्स के द्वारा फाउंड किया गया था 1784 के अराउंड, ठीक है। और 1784 के अराउंड कौन गवर्नर जनरल थे, उस टाइम पे विलियम वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल थे, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। और ये जो सर विलियम जोन्स थे, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों का और मराठाओं का युद्ध हुआ था पहला, ठीक है। टाइमलाइन क्या है, 1775 से 1782, याद रखना है। एंग्लो मराठा वॉर से मैच द फॉलोइंग आते हैं कि पहला वाला कब हुआ था, सेकंड वाला कब हुआ था, थर्ड वाला कब हुआ था, फोर्थ वाला कब हुआ था। तो आप लोगों को टाइमलाइन याद रखनी है, पहला वाला 1775 से 1782 में हुआ, ठीक है। इसकी ट्रीटी भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ट्रीटी में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर 75 से 82 में हुआ था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग कब बने थे गवर्नर जनरल, 1773 में। तो 75 2 साल बाद युद्ध हो रहा है। और वॉरेन हेस्टिंग कब तक गवर्नर जनरल थे, लगभग लगभग 85 86 तक तो थे ही। तो वॉर उसके बीच में ही हो गया है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग ही एक तरीके से गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 75 82। देखो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो वो कब हुआ था, जब वॉरेन हेस्टिंग एक तरीके से गवर्नर जनरल थे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, जब लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक है। याद रखना आप लोग की टाइमलाइन, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इससे। इसका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये अपना फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस गवर्नर जनरल की प्रेजेंस में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग हो गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक थे, 1799 से 1805 तक, ठीक है, लगभग लगभग। तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे ये हो गया। और थर्ड एंग्लो एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। तो ये तीनों मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ईयर्स पे कैसे क्वेश्चन होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 75 से 82 पे, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा जैसे। सेकंड एंग्लो मराठा का वॉर कब हुआ था, 1803 से 1805 में। और थर्ड एंग्लो मराठा का वॉर कब हुआ था, 1817 से 1818 में। तो इस टाइमलाइन पे भी क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। फर्स्ट वाला कब, सेकंड वाला कब, थर्ड वाला कब, तो ये तीन भी नोट डाउन कर लेना आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। और याद रखने के लिए एक ट्रिक में आप ऐड किए यहाँ पे, पहला एंग्लो मराठा वॉर डब्ल्यू एच, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, और ये अपना हेस्टिंग, ठीक है। पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा वेलेस्ली, तीसरा हेस्टिंग, डब्ल्यू एच वाह वाह याद रख लेना, ठीक है। ट्रिक है ये, बाकी आप अपनी भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये याद रखना है आप लोगों को। हु मेड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता, भागवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ये भागवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था 1785 के अंदर, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के मतलब एक तरीके से ये एसोसिएट थे उसके, और इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, 1785 में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट किस साल पास किया गया था, 84 में पास किया गया था।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास किया गया था विलियम पिट यंगर के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, एक तरीके से जो ड्यूअल कंट्रोल स्टेब्लिश कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था जो कॉमर्शियल अफेयर्स देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। तो दो डुअल कंट्रोल टाइप हो गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कॉमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि डुअल कंट्रोल कब स्टेब्लिश किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि डुअल कंट्रोल किसके द्वारा किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इस पे भी क्वेश्चन बार बार आता है। और उसमें क्या क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये क्वेश्चन आया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किससे डील करता था, कॉमर्शियल अफेयर से, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, पॉलिटिकल अफेयर। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो। Establishment of formal, well-defined hierarchy of appellate court and low-grade court in बंगाल। ये किसके द्वारा किया गया था, एक तरीके से फॉर्मल, एक तरीके फॉर्मल तरीका कर देना, इनफॉर्मल नहीं रहने देना। वेल डिफाइंड हायरार्की कर देना कि पहले छोटा कोर्ट, फिर उससे बड़ा कोर्ट, फिर उससे बड़ा कोर्ट, इस तरीके की हायरार्की बना देना अपील के कोर्ट्स टाइप में, ठीक है। और लोअर ग्रेड कोर्ट्स भी नीचे बना देना। ये बंगाल में किसके द्वारा किया गया था, ऐसा किसके द्वारा, मतलब एक तरीके से फॉर्मलाइजेशन करने सिस्टम का, कोर्ट सिस्टम का, ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा काफी चेंजेस किए गए थे, सिविल सर्विस में भी चेंज किए गए थे, पुलिस फॉर्म में, पुलिस सर्विस में भी चेंज किए गए थे। तो इनको इसलिए एक तरीके से जनक जाना जाता है इन सब चीजों का। है मतलब एक तरीके से कोर्ट सिस्टम को फॉर्मलाइज करना, सिविल सर्विस को फॉर्मलाइज करना, पुलिस सिस्टम को फॉर्मलाइज करना, करप्शन वगैरह को रोकना एक तरीके से, ठीक है। कि कोई भी रेगुलर ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा, आर्म सर्विस में हो या फिर पुलिस सर्विस में हो, कोर्ट्स में हो, ब्रिटिशर कोई भी, एक तरीके से उनकी सैलरी वगैरह हाइक कराना, ये सब इनके द्वारा किया गया था। काफी मेजर चेंज किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इनका 1793 का कोड आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और ये 86 से 93 के अंदर ये अपना एक तरीके से गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था एक तरीके से फॉर्मल वेल डिफाइंड हायरार्की वाला कोर्ट सिस्टम, ठीक है, और लो ग्रेड कोर्ट वगैरह। इससे क्वेश्चन आता है मल्टीपल टाइम, तो प्लीज नोट डाउन दिस। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, एक तरीके से फाउंडेशन रखी थी कंपनी के जुडिशियल सिस्टम की। ये डिस्ट्रिक्ट दीवानी, फौजदारी अदालत वगैरह बनाई थी, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बनाई थी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट दीवानी एक तो सिविल और फौजदारी क्रिमिनल, सदर दीवानी अपील जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और फौजदारी की सदर निजामत में जाएगी, ये सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिशियल, जुडिशियल पावर थी इनके अंदर, ठीक है। कोई सेपरेशन नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर क्या हुआ, सेपरेशन कर दिया जुडिशियल सिस्टम को और रेवेन्यू कलेक्शन को एकदम अलग कर दिया, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे बनाया था इन्होंने कॉर्नवालिस कोड 93 के अंदर। किस कोड के थ्रू आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कि कौन सा कोड था जिसके थ्रू फॉर्मलाइजेशन किया गया था, कॉर्नवालिस कोड 1793। जुडिशियल रिफॉर्म्स अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस देख लेते हैं क्या क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर किया है इन्होंने। पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता था ना, उसको एक तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर से फ्री कर दिया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये आता है, किस किस मतलब किस गवर्नर जनरल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ्री कर दिया था उनकी जुडिशियल मजिस्ट्रियल पावर से। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा बस रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, एक तरीके रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करेगा। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। हायरार्की इनके द्वारा बनाई गई थी। लो कोर्ट जैसे मुंसिफ कोर्ट हो गए, माइनर सिविल केसेस वगैरह देखेंगे, इंडियन जज रहेंगे। ऐसे रजिस्ट्रार कोर्ट हो गए, यहाँ पे ब्रिटिश जज रहेंगे, ठीक है। सीबी सिविल केस देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे उनसे ऊपर। उसके बाद अपील वाले कोर्ट होंगे, अपील के लिए 4 कोर्ट यहाँ पे खोले, कलकत्ता, डेक्का, मुर्शिदाबाद, पटना। फिर उसका सबसे ऊपर सदर दीवानी अदालत कलकत्ता के अंदर, सदर निजामती अदालत, और उसके बाद फाइनल अपील जो जाती थी वो किंग इन काउंसिल इंग्लैंड में जाती थी, ठीक है। हायरार्की बनाई इन्होंने प्रॉपर। हु रिलीव्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जुडिशियल एंड मैजिस्ट्रेट पावर इन बंगाल। देखो ये मैं अभी आप थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसने फ्री कर दिया था उनकी जुडिशरी और जो मैजिस्ट्रेट पावर थी। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब बस अब रेवेन्यू ऑफिशियल की तरह काम करेगा, जुडिशरी वो डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर नहीं आएगी। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। एक तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग कर दिया था इन्हें। संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस किसके द्वारा खोला गया था, 1791 का टाइम है। कौन सा गवर्नर जनरल रहेगा, कॉर्नवालिस ही रहेगा, ठीक है। बट ये कॉलेज किसके द्वारा खोला गया था, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। तो ये 1 सेकेंड, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस किसके द्वारा खोला गया था, तो इसकी ये ओपन किया गया था, एक तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है, 1791 में। अब एक संस्कृत कॉलेज 1824 के अराउंड भी है, तो उसकी लोकेशन कलकत्ता में। बट ये बनारस वाला याद रखना, लोकेशन याद रखना, बनारस में 1791 के अंदर जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, ठीक है, कौन गवर्नर जनरल था, किस टेन्योर में हुआ था। एंग्लो मैसूर, अभी आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बताया था, एंग्लो मराठा वॉर बताया था। 75 से 82 पहला था, 1803 से 1805 दूसरा था, फिर 1817 से 1818 और तीसरा था, और ट्रिक बताया था वावा, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली हेस्टिंग, ठीक है, तीनों गवर्नर जनरल जनरल जो प्रेजेंट थे उस टाइम में वॉर हुआ था। अब आया है थर्ड एंग्लो मैसूर, मैसूर वालों का वार, जैसे टीपू सुल्तान वगैरह, ठीक है। तो ये एंग्लो मैसूर वार तीसरा किस गवर्नर जनरल की प्रेजेंस में हुआ था, तो ये जानना भी जरूरी है। तो तीसरा जो हुआ था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था, और टाइमलाइन क्या थी, 90 से 92, ठीक है, 1790 से 92। मराठा लोगों के साथ तीन हुए थे, मैसूर वालों के साथ चार हुए थे, चौथे में तो ये अपना टीपू सुल्तान मर ही गया था, ठीक है। ये तीसरे की बात हो रही है, कॉर्नवालिस के अंदर है 90 से 92, ठीक है। टीपू सुल्तान और मैसूर, और दूसरी तरफ ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिल रहा था इनको, मराठों और निजामाबाद से, निजाम और हैदराबाद से, ठीक है। और कॉर्नवालिस उस टाइम पे एक तरीके से गवर्नर जनरल था। और एक और इम्पोर्टेंट, ये वॉर किससे खत्म हुआ था, ट्रीटी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ था। तो ये वॉर खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से, जिसमें 92 में साइन की गई थी, जिसमें उस लोग टीपू सुल्तान को अपनी हाफ टेरिटरी देनी पड़ी थी मैसूर की ब्रिटिशर्स को, साथ साथ में हैवी इंडेमनिटी थी 2 करोड़ के अराउंड अराउंड, जिसके लिए उसको अपने दो बच्चे भी हॉस्टेज रखने पड़े थे, ठीक है, टू सन्स हॉस्टेज ले गए थे उसके वो। तो ये इंपॉर्टेंट था इससे रिलेटेड। ट्रीटी याद रखना, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, टाइमलाइन याद रखनी है वॉर की 90 से 92। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, कॉर्नवालिस था, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम कवर करेंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर कौन कौन से, फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फोर्थ कब हुआ, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। एक तरीके से गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था या गवर्नर कौन था बंगाल का। और दूसरा एमसीक्यू हम कवर करेंगे कि एक तरीके से कौन सी ट्रीटी के साथ ये वॉर खत्म हुए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे सब मेंशन है, बट हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये कब हुआ, पहला एंग्लो मैसूर हुआ था जब, तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था। जब पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस टाइम पे 1767 से 69। वेलेस्ली तो कब था, ये तो 1799 के अराउंड था, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। कॉर्नवालिस कब था, 86 के अराउंड था, तो वॉर तो 70 60 से 67 69 चल रहा है। और उसके बाद वॉश हेस्टिंग का आया था 73 में आया था, तो बचा कौन, लॉर्ड वेरलेस्ट। तो वन का क्या हो गया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर के टाइम पे कौन था, लॉर्ड वेरलेस्ट, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, ये डेट भी याद रखना प्लीज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में वॉर वॉर के साथ में डेट दे देंगे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 80 से 84 में। इस टाइम पे 80 से 84 के टाइम पे कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका हो जाएगा आंसर, वॉरेन हेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, 90 से 92, इस पे तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कन्वर्ट करे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बचा कौन सा, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 99 में हुआ था, उस टाइम पे वेलेस्ली आ गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, या तो वॉर वॉर का ईयर से मैच बोलेगा कि वॉर वॉर के ईयर दे रखोगे, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, ठीक है, या इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। या फिर आएगा कि इस एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सा वायसराय था, कौन सा करेक्ट मैच है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने सब आपको या फिर कवर करा दिया, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि किस जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे चारों के चारों, तो इनमें कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी। पहले एंग्लो मैसूर वॉर जो किस ट्रीटी से खत्म हुआ, सेकंड वाला किससे, थर्ड वाला किससे, फोर्थ वाला किससे। तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 67 से 69, ठीक है। तो उसमें ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, तो ये 69 में। तो पहले एंग्लो मैसूर वॉर का ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 80 से 84 के अराउंड, ठीक है। तो ये किससे खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु से, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। मैच द फॉलोइंग में आते हैं, प्लीज याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन मतलब एग्जाम के अंदर आप फिर की ले लेगा एग्जामिनर आपकी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आप पूरा वॉर पढ़ जाओगे पर आप लोगों को इस तरीके से याद नहीं होगा जिस तरीके से वो पूछना चाहता है एग्जामिनर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ था 90 से 92, ये हो गया। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुआ था, उसमें तो टीपू सुल्तान मर ही गया था, ठीक है। वोडिया डायनेस्टी आ गई थी उसके बाद, दोबारा उसको गद्दी पे बैठा दिया था, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में तो एक तरीके से टीपू सुल्तान मर ही गया था, ठीक है। सब्सिडी अलाउंस इसके ऊपर डाल दिया था फिर बाद में वेलेस्ली ने।
वोडिया डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था और सब्सिडी अलायंस इस पे पोज कर दी गई थी फोर्थ वॉर में। ठीक है, ईयर याद रखना है, कौन सी ट्रीटी हुई थी, कौन सा इस टाइम पे गवर्नर जनरल था। तीनों चारों तरीके से क्वेश्चन आपको करवा दिया मैंने। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन गवर्नर जनरल था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 93 के अराउंड। 93 के अराउंड कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 86 से 93, तो इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस इसके द्वारा किया गया था। अब इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आप लोगों को पहले समझाता हूँ। इसमें क्या होता था, लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था परमानेंटली, ताकि उनको फंडिंग मिलती रहे एक तरीके से, ब्रिटिशर्स को। उनको एक तरीके से क्या है कि हमको भाई इतना पैसा चाहिए, फिक्स देते रहो, ताकि हमको फंडिंग होती रहे, रेवेन्यू सर्टेनिटी रहे और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे। ठीक है, और जमींदार को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया था लैंड ओनर। ये दो पॉइंट याद रखने हैं, फिक्स परमानेंट रेवेन्यू और जमींदार को दे दी थी ऑनरशिप लैंड की। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड 93 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये परमानेंट सिस्टम जो स्कीम थी ना, ये बनाई किसके द्वारा गई थी। इम्पोज तो ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, पर ये स्कीम किसके द्वारा जनरेट की गई थी, भाई हम इतना परसेंट लेंगे। ठीक है, स्कीम को जनरेट तो किया होगा किसी ने, बनाया तो किसी ने को, डिजाइन तो किया होगा, तभी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंप्लीमेंट किया था। तो इसको डिजाइन किया गया था लॉर्ड जॉन सोरे के द्वारा, जॉन सोर के द्वारा। तो ये इसी के लिए जब परमानेंट सेटलमेंट इसके द्वारा एक तरीके से डिजाइन किया गया था और इससे अच्छा रेवेन्यू आने लगा था ब्रिटिशर्स को बंगाल के अंदर, तो बाद में जॉन सोर को एक तरीके से जब ये कॉर्नवालिस चला गया था, तब जॉन सोर को ही गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। ठीक है, इसी के लिए परमानेंट सेटलमेंट डिजाइन करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जॉन सोर के द्वारा बनाया गया था, डिजाइन कौन किस द्वारा किया गया था, जॉन सोर, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, क्योंकि ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और बाद में 93 से 98 में जॉन सोर को गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। ठीक है, नॉन एज लॉर्ड तिनमाउथ। ठीक है, सब्सिडी अलाउंस किसके द्वारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया का, देखो फॉर्मल वे में पूछा है यहाँ पे। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो फॉर्मलाइज वे में किस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बट हिस्ट्री में आप देखोगे ना, ये क्या डुप्लेक्स था ना, फ्रेंच वाला, उसके द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया था ये, बट उसने फॉर्मलाइज वे में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो इसलिए उसकी बात इतनी होती नहीं है। होती किसकी है, लॉर्ड वेलेस्ली की, क्योंकि इसने फॉर्मल वे में ट्रीटीज के थ्रू एक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और ये कब से कब गवर्नर जनरल था, 98 से 1805 के अंदर। अब इसमें सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, एक तरीके से ब्रिटिश ट्रूप टेरिटरी के अंदर किसी भी राजा के साथ जब ये सब्सिडी अलायंस वो एक्सेप्ट करता था, तो वो ब्रिटिश ट्रूप को एक्सेप्ट करता था उसकी टेरिटरी के अंदर, उनकी मेंटेनेंस के लिए पे करता था कि हमारे ब्रिटिश ट्रूप आएंगे, तुमको सेफ्टी देंगे, तुम उनकी पेमेंट देना, ठीक है, मेंटेनेंस देना, और साथ साथ में फॉरेन रिलेशन तुम नहीं बना सकते, हमारे बिना पूछे नहीं बना सकते। तो ये 3 पॉइंट नोट डाउन करने हैं इसमें, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सब्सिडी अलायंस में क्या क्या होता था। Which Indian state was first to accept subsidy alliance? सबसे पहले किस स्टेट ने सब्सिडी अलायंस साइन की थी। ठीक है, पहला कौन था, तो सबसे पहले हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम ने सबसे पहले, निजाम अली खान ने ये सब्सिडी साइन की थी 1988 के अंदर, 1798 के अंदर ये साइन की थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली वाला। ठीक है, तो हैदराबाद ने सबसे पहले साइन की थी, याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सबसे पहले सब्सिडी अलायंस किसने साइन की थी, हैदराबाद ने, निजाम अली खान के द्वारा साइन की गई थी। ठीक है, 98 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1999 में हुआ था, वेलेस्ली था उस टाइम पे गवर्नर जनरल। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच गवर्नर जनरल, ठीक है, अभी तो ये तो कराया ही था, लॉर्ड वेलेस्ली। और इसके बाद इसमें जो एक तरीके से टीपू सुल्तान डेथ हो जाती है सेरिंगपट्टनम में, और बाद में वोडिया डायनेस्टी को गद्दी में बैठा दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है उसको दोबारा से, और सब्सिडी अलायंस के द्वारा इम्पोज कर दी जाती है मैसूर मैसूर पे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन ये कब हुई थी, 1802 में हुई थी, किससे एसोसिएटेड है। ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद कौन सा युद्ध हुआ था, एक तरीके से ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद मराठा, एक तरीके से इसके बाद युद्ध हुआ था अपना सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद। तो इसमें क्या पूछा है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, रिस्टोरेशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी नहीं, अलायंस विद टीपू सुल्तान ब्रिटिश नहीं, एंट्री ऑफ मराठा पेशवा इनटू सब्सिडरी अलायंस। हाँ, इसके द्वारा मतलब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की गई थी पेशवा बाजीराव टू के द्वारा, एक तरीके से उसने
मराठा जो पेशवा था वो सब्सिडी अलायंस में चला गया था इस ट्रीटी को साइन करने के बाद। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और मराठा कौन सा था? वो पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, इस ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी ऑफ बसीन के द्वारा 1802 में वो एक तरीके से सब्सिडी अलायंस में चला गया था। 1802 के अंदर कौन था? बाजीराव टू था उस टाइम पे पेशवा। ये क्या हुआ था कि जो जसवंत राय होलकर ने इसको हरा दिया था, बाजीराव टू को। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्शन चाहिए थी ब्रिटिशर से, अब ये भागा फिर रहा था, इसको कहीं कहीं से तो प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो इसने क्या कर दिया? ब्रिटिशर के साथ सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर ली। ब्रिटिश ट्रू अब सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या देते थे? आपको आर्म फोर्सेस दे देते, तो उनके मेंटेनेंस के लिए पे करो और उनको यूज करो। तो इसको आर्मी मिल गई और लड़ने के लिए एक तरीके से, और इसने ट्रीटी ऑफ बसीन के थ्रू एक तरीके से सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, बाजीराव टू के द्वारा। और इसी के बाद इसके बाद जो युद्ध हुआ था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 1805 का। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फर्स्ट डेजिग्नेटेड एज एन प्रेसिडेंसी इन ईच ईयर। किस साल में मद्रास को एक तरीके से प्रेसिडेंसी डेजिग्नेट किया गया था? ये किया गया था 52 में, फॉर्मल वे में। ठीक है, ब्रिटिशर ने 1639 में इस लैंड को एक्वायर किया था, मद्रास वाले लैंड को। फिर बाद में 1640 के अंदर स्टीफन जॉर्ज एक तरीके से फोर्ट बनाया था। ये फोर्ट इसलिए बनाते थे ताकि इनकी टेरिटरी सेफ रहे, और ये अब जो अगर इनसे बाहर से अटैक हो तो अपना सेफ गार्ड वगैरह कर पाए, बॉम्बिंग वगैरह कर पाए, सब कुछ। ठीक है, तो एक तरीके से उनका स्टीफन जॉर्ज वहां पर फोर्ट बनाया गया था। और बाद में 52 के अंदर उसने अपनी इसको एक तरीके से प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, एक्वायर किया था लैंड को 39 में, 40 में फोर्ट बनाया था, स्टीफन जॉर्ज नाम है फोर्ट का। उसमें क्वेश्चन आ जाता है स्टीफन जॉर्ज फोर्ट किस किस उस मतलब किस प्रेसिडेंसी के अंदर था? मद्रास वाली के अंदर था। और 52 में एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया था। बाद में इसको 1804 के अंदर रीस्टेब्लिश किया गया था, और लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर मेजर इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेजर एक्सपेंशन मद्रास प्रेसिडेंसी का किसके अंदर देखने को मिलता है? लॉर्ड वेलेस्ली के अंदर 1801 में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा बनाया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था कैलकाटा के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले फोर्ट कौन सा था? स्टीफन जॉर्ज। वो कहाँ है? 1640 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, और वो मद्रास के अंदर। अब आ गया फोर्ट विलियम कॉलेज, ये किसके द्वारा बनाया गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, 1800 सन में वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था कैलकाटा के अंदर। पर्पज क्या था? ट्रेनिंग के लिए। किनकी? जो एक तरीके से सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंडियन लैंग्वेज कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए उनको एक तरीके से कॉलेज खोला गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा के अंदर। प्रैक्टिस ऑफ सती किस गवर्नर जनरल के टाइम पे एक तरीके से अबॉलिश की गई थी? तो जब सती को अबॉलिश किया गया था उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो इनके टाइम पे सती को अबॉलिश किया गया था, और सब किसकी सपोर्ट से? राजा राममोहन राय की सपोर्ट से। ठीक है, और रेगुलेशन कौन सा था? 17 रेगुलेशन, धारा 17। ठीक है, रेगुलेशन 17, 17 धारा बोलते हैं इसको, 1829 के द्वारा अंदर। सप्रेशन ऑफ ठगी कल्ट, जो ठग थे उस कल्ट को सप्रेस किसने किया था? किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ये हुआ था? ये हुआ था विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, सप्रेशन ऑफ ठगी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था? इस टाइम पे भी विलियम बेंटिक ही थे, एक तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे उस टाइम पे। तो ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था क्या? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एक तरीके से मैकुलेज के मिनट के बाद आया था। इसका मतलब था कि इंग्लिश में एजुकेशन दी जाएगी, मीडियम ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। ठीक है, एक तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया था, और इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को शेप करने के लिए। मेन पर्पज क्या था कि उस टाइम पे एक डिबेट चल रही थी कि जो एजुकेशन हम इम्पार्ट करेंगे इंडिया के अंदर, वो वेस्टर्न लैंग्वेज में होगी या जो इंडिया की वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें इम्पार्ट करेंगे। तो ये मैकुले के मिनट वगैरह आए थे उस टाइम पे 1835 के अराउंड, और उसमें निकल निकल के आई थी आउटपुट कि इंग्लिश में एजुकेशन दी जाएगी। मतलब जो वो लोग पहनाव दिखाव सब में तो एक तरीके से इंडियन रहेंगे, पर बोली बोलेंगे किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, एक तरीके से मास एजुकेशन ना देके कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ लोगों को ही एजुकेशन दी जाएगी। इसका ही निष्कर्ष था। ठीक है, मैकुले मिनट का 1835। और ये कब हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 का। इनको मैकुले मिनट बोलते हैं। पॉलिसी नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल के इंट्रोड्यूस की गई थी और अप्लाई की गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम पे देखने को मिलती है? डलहौजी के टाइम पे। ठीक है,
डलहौजी के टाइम पे देखने को मिलती है। और सबसे पहले कहाँ लगाई थी? सतारा में लगाई थी उसने ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, कोई राजा मर जाता था और उसका कोई नेचुरल मतलब उसकी खुद की संतान नहीं होती थी, मेल संतान नहीं होती थी, और वो अगर अडॉप्ट करता था ना तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता उसका बच्चा। तो उससे उसके बाद क्या होता था कि नेचुरल मेल हेयर तो है नहीं उनका, संतान तो है नहीं, तो उसकी जो टेरिटरी रहती रहती थी वो उनके द्वारा एक तरीके से अवैध कब्जा ली जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे। सबसे पहले देखो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाता है इसमें कई बार कि सबसे पहले किसको एक्वायर किया था, फिर किसको एक्वायर किया था, फिर किसको एक्वायर किया था, किसके अंदर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सतारा था, ठीक है, सतारा था, फिर संबलपुर था, फिर उसके बाद झांसी था, और उसके बाद नागपुर था। इसमें क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, देखो ये चार ही नहीं थे, और भी थे, बट मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चन, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। बाद में और भी जब मैं डॉक्टरेट ऑफ लैब्स वगैरह ये जब बड़ी बड़ी ट्रीटी है ना, जितनी भी, ये अलग से एक और लेक्चर बनाऊंगा, तो तब मैं वहां पे और फर्दर क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस याद रखना, सतारा सबसे पहले, फिर संबलपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, SJN, एक तरीके से SSJN, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 के अंदर आया था। किससे एसोसिएटेड है, इसका पर्पस क्या था, ठीक है। एक तरीके से कंप्रिहेंसिव स्कीम आई थी इसके अंदर, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये आया था। एक तरीके से कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इससे रिलेटेड थी, ठीक है। एक तरीके से यूनिवर्सिटीज कैसे बनाई जाएंगी, DPI सिस्टम कैसे आएगा, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए, एक तरीके से मैग्ना कार्टा था ये इंग्लिश एजुकेशन का। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसमें क्या कहता है, मेजर जो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इसके अंदर प्रोविजन था, जो 1857 में यूनिवर्सिटी बनाई थी ना, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, इसके अंदर इस प्रोविजन के अंदर बनाई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसके अंदर बनाया था प्रोविंसेस में। वर्नाकुलर लैंग्वेज प्राइमरी लेवल पे इंकरेज की जाएगी, और इंग्लिश एट हायर लेवल, ये इसी के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई थी, ग्रांट देने की बात की थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। ये सब बात थी इसके अंदर। तो मेन चीज क्या है, एग्जामिनर आपसे मतलब अप्रोच कैसे करता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को किस ऑथर नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। कई बार पूछ लेता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोविजन किस एक्ट के अंदर था? चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर। तीन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में, पर वो बाद में बनाई गई थी। 1854 के अंदर ही था ये, पर बनाई 57 तक गई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल चेंज हो जाता जाता। और वर्नाकुलर लोअर लेवल, इंग्लिश एट हायर लेवल। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, किसको बोलते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को, 1854 वाले को। यूनिवर्सिटी established in India in 1857 were modeled on which of the following? जो यूनिवर्सिटी 1854 में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, तो उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कब बनाई गई? 1857 में जाकर बनाई गई। तो ये किस मॉडल पे बनाई गई थी? ये मॉडल पे बनाई गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पे बनाई गई थी। तीन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तीन यूनिवर्सिटी के नाम देख लेना, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, तीन प्रेसिडेंसीज में बनाई गई थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था? ठीक है, मॉडर्न पोस्टल स्टैम्प की जिसने एक तरीके से फाउंडेशन रखी थी। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 के अंदर। इस टाइम पे भी कौन थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। फर्स्ट रेलवे लाइन जो 1853 में चली थी, कहां से कहां चली थी? बॉम्बे से थाने चली थी, बोरी बंदर से, ठीक है। बॉम्बे से थाने 1853 16 अप्रैल को, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही। और ये इसकी लेंथ क्या थी? लेंथ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 34 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, 34 किलोमीटर। सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? किस ट्रीटी के किस बैटल के साथ खत्म हुआ था, ठीक है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था ये 1849 में, बैटल ऑफ गुजरात के साथ। वॉर कब हुआ था? 48 से 49 चला था। फाइनल बैटल हुआ था बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है। बैटल ऑफ गुजरात, ये गुजरात मतलब ये वाला गुजरात नहीं, ये जो अभी देखने को मिलता है, ये गुजरात ऊपर की तरफ पड़ता है, तो पंजाब वाले रीजन में, ठीक है, पंजाब और सिंध के बॉर्डर के आसपास। तो ये बैटल ऑफ गुजरात हुआ था सेकंड एंग्लो सिख वॉर से, मतलब सेकंड एंग्लो सिख वॉर इस बैटल ऑफ गुजरात में खत्म हुआ था, ठीक है, इस वॉर के साथ 1849 के अंदर। और लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे एक तरीके से गवर्नर जनरल थे। और इमीडिएट कॉज था जो रिवोल्ट किया था मुल्तान
दीवान मोलराज के द्वारा 1849 48 में, तो वो इसका इमीडिएट कॉज था। 3 बैटल हुए थे, रामनगर का हुआ था, फिर छिलियावाला का हुआ था, और फाइनल डिसीजन था जो गुजरात का हुआ था। ठीक है, पॉइंट तीनों याद रखना है। इमीडिएट कॉज क्या था? रिवोल्ट ऑफ मुल्तान लेड बाई दीवान मोलराज 1848। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक बिछाई थी? ये ट्रायल बेसिस पे बिछाई गई थी पहले 51 के अंदर, फिर बाद में उसको फर्दर एक तरीके से बड़े लेवल पे 54 में बिछाया गया था। जो ट्रायल बेस पे बिछाई गई थी वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक, छोटी लाइन, ठीक है, कलकत्ता डायमंड हार्बर में 1850 के अंदर एक्सपेरिमेंटल थी एक तरीके से। और 54 में जो बिछाई गई थी वो कलकत्ता से आगरा, वो फाइनल थी। ठीक है, एक तरीके से लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस वाली टेलीग्राफ लाइन। और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था ये टेलीग्राफ वाला सिस्टम? डॉक्टर विलियम ओ सोनेसी के द्वारा। ठीक है, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे। कोहिनूर डायमंड क्वीन विक्टोरिया को कब भेजा गया था? ठीक है, ये जब वॉर हो गया था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, तो उसके बाद 1850 के अंदर कोहिनूर का जो डायमंड था क्वीन विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर, अंडर एज पर ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अकॉर्डिंग भेजा हुआ था। अनेक्स हो गया था 1849 में ये पंजाब बैटल ऑफ गुजरात के बाद। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 1849 में, तो उसके बाद डायमंड भेज दिया गया था कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को 1850 के अंदर। फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस वाज हेल्ड कब हुआ था? इसकी चर्चा कब हुई थी? इसके लिए कमेटी कब बैठी थी रूल वगैरह बनाने के लिए? ये तीनों बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आईसीएस के बारे में, एक तो 1853 का जो एक्ट आया था, 1833 का था, जैसे 20-20 साल पर बैठते थे, तो 1853 वाले चार्टर एक्ट में बात हुई थी। ठीक है, आईसीएस की 1854 में, फिर उसके बाद एक रूल बनाने के लिए कमेटी बैठी, और फिर फाइनली एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ उससे अगले साल ही 55 में, पहला पहला फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस, मतलब इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे सिविल सर्विस में। ठीक है, ये हुआ था 1855 के अंदर पहला। और क्वेश्चन आ जाता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सिग्निफिकेंट बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। यहाँ पे बात की गई थी 53 के अकॉर्डिंग कि भाई तुम ओपन कर दो सिविल सर्विस के कंपटीशन। ठीक है, 53 में बात की गई थी, और पहला हुआ कब था? 55 में। उसके बीच में भी कुछ हुआ होगा। हुआ था फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, पहला पर्सन कौन था जिसने आईसीएस क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विस, जब इसको ओपन कर दिया गया था? तो ये थे, ये क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके द्वारा क्लियर किया गया था ये पहला। अरेंज करो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था कि चार्टर एक्ट ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया था 53 के अंदर। मैकुलर के कमेटी बनाई गई थी, रूल रेगुलेशन मतलब प्रोसेस कैसे होगी अपॉइंटमेंट की 1854 के अंदर, और पहला एग्जाम हेल्ड हुआ था 1855 में। 53 में एक्ट के थ्रू ओपन कर दिया, फिर इनकी कमेटी बैठी मैकुलर की, और 55 में एग्जाम हो गया। ठीक है, तो 2-3-1। इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली देखो, ये पहला जो एग्जाम होता था ना, वो इंग्लैंड के अंदर ही होता था, तो वहां तक जाना आना खर्चा उठाना, तो कंपटीशन लड़ ही नहीं पाते थे। ये ओपन कर दिया था पर कंपटीशन लड़ नहीं पाते इंडियंस। तो पहली बार उस एग्जाम को साइमल्टेनियसली इंडिया के अंदर भी कंडक्ट कराया गया था। तो ऐसा इवेंट कब आया था, कब कंडक्ट कराया गया था? 1922 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में कंडक्ट कराया गया था, लोकेशन याद रखनी है। और कब शुरुआत किया गया था? साइमल्टेनियसली लंदन के साथ इलाहाबाद से शुरू की थी 1922। टाइमलाइन और लोकेशन दोनों याद रखनी है। लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका फादर बोलते हैं लॉर्ड ऑफ डलहौजी को? क्योंकि रेलवे ने स्टार्ट की थी, टेलीग्राफ भी इनके द्वारा स्टार्ट किया था, पोस्टल स्टैम्प भी इनके द्वारा स्टार्ट की थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इनके द्वारा स्टार्ट किया था। तो इनको चारों के ही एक तरीके से फादर बोलते हैं। ठीक है, टाइमलाइन दी हुई है इनके क्वेश्चन में, पहले कवर करा चुका हूं आपको। रेलवे 53 में, बॉम्बे से थाने, टेलीग्राफ वाला पहले जो कैलकाटा वाला ट्रायल, फिर आगरा तक बिछाया, पोस्टल सिस्टम 54 में शुरू किया, इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वगैरह, रोड कैनाल ब्रिज वगैरह इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो 1857 में यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग, वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास के अंदर, तो किस गवर्नर जनरल के टेनर में बनाए गए थे? तो 1857 में गवर्नर जनरल चेंज हो गया था। रूल आया था किसके अंदर? लॉर्ड डलहौजी के अंदर। ठीक है, बट जो 1857 में जब ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, एक तरीके से 1857 क्रांति वगैरह हुई थी ना, तब उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग था, तो उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विड्रॉ किसके द्वारा की गई थी?
किसके टेन्योर में विद्रॉ कर ली गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1857 की क्रांति हुई तो उसमें कुछ इसके पहलू भी देखने को मिले थे कि लैप्स कर दे रहे थे, राजा को डिस्पोज कर दे रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह कब्जा ले रहे थे। तो ये सब 1857 की क्रांति के बाद सब ये हटा दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वैप्स नहीं होगी भाई, तुम्हारा जो अगर अडॉप्ट भी कराओ तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हटा दिया गया था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? जब ये 1857 क्रांति वगैरह हुई थी और वायसराय भी बने थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सब हुआ था, ठीक है। उन्हीं के टाइम पे विड्रॉ की गई थी। इसका कन्फर्मेशन किसके द्वारा हुआ था? क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन से 1851 में, जो अश्योर किया उसने रिस्पेक्ट फॉर एडॉप्शन एंड पेंसिल राइट को। हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1857 was enacted during the tenure of which of the following? देखो, हिंदू विडो मैरिज एक्ट जो 1856 है, यहाँ पे इन्वॉल्व कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, ये जो ड्राफ्ट किया गया था हिंदू विडो मैरिज एक्ट, ये ड्राफ्ट तो कर दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसका ड्राफ्ट बना दिया गया था कि भाई ये एक्ट है, ये इस पे मतलब डिस्कशन डिबेट वगैरह होगी और इसको पास कर दिया जाएगा। तो ड्राफ्ट प्रपोजल लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको। डलहौजी ने एक तरीके से ड्राफ्ट बना लिया था, बट ये यहाँ पे पूछ रहा है कि इनएक्ट कब किया गया था, मतलब पास कर दिया गया था, बिल्कुल एक्ट बना दिया गया था। तो ये कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। सी करेक्ट आंसर होगा। हिंदू विडो मैरिज एक्ट के बारे में याद रखना, इनके द्वारा बस ड्राफ्ट तक किया गया था, पास एक्ट यहाँ पे हुआ था लॉर्ड कैनिंग के अंदर, ठीक है। हिंदू विडो मैरिज एक्ट वाज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी टेरर, सही बात है। और इनेक्टेड लॉर्ड कैनिंग के टाइम। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओनली वायसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड वाइल इन ऑफिस, मतलब ऑफिस में जब था जब ही इनका मर्डर कर दिया गया था। ओनली वायसराय ये ऐसा कि इनको ऑफिस में मार दिया गया था। तो ये थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो को ऑफिस में ही हत्या कर दी गई थी। ओनली वायसराय ये, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब था? 69 से 72 का, ठीक है। असेसिनेशन किया था 72 में इनका। लोकेशन कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर थी, अंडमान निकोबार के अंदर। और जो असेसिन था जिसने इनकी हत्या की थी, वो था शेर अली अफरीदी, ठीक है। उसका नाम भी याद रखना है। 69 ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे जो मैं बोला हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कब कराया गया था इंडियन हिस्ट्री में? इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था 71 में लॉर्ड मायो के द्वारा। इस मतलब सिंक्रोनस नहीं था, ये नॉन सिंक्रोनस था, एक तरीके से सिस्टमेटिक नहीं था प्रॉपरली। ये फर्स्ट सिंक्रोनस कराना शुरू किसने किया था? लॉर्ड मायो ने तो पहला कराया था। बट जो सिंक्रोनस पूछ लिया जाए एग्जाम में कि पहला सिंक्रोनस सेंसस किसने कराया था, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया था 1881 में, ठीक है। रेगुलर उन्होंने शुरू कराया था। और जस्ट सेंसस किसने कराया था? लॉर्ड मायो ने। दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट सेंसस पूछ जाए तो लॉर्ड मायो आ जाएगा, और रेगुलर सिंक्रोनस सेंसस पूछा जाए तो 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा कराया गया था। दोनों में डिफरेंस, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का किस वायसराय के टाइम पे पास हुआ था? तो इस टाइम पे लॉर्ड लिटन थे, इनके द्वारा ये पास किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। एक तरीके से प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको कर्व कर दिया गया था, जो वर्नाकुलर इंडियन लैंग्वेज में जो प्रेस छप रही है, ठीक है। ओनली टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। रिपील किसके द्वारा किया गया था ये? अब पहले मायो था, फिर इसमें लिटन आया, और उसके बाद कौन आया था? रिपन आया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक तरीके से रिपील किया गया था। एज लिमिट कितनी? 19 साल किसने रिड्यूस की थी? कि जो आईसीएस की एज लिमिट थी ना एग्जाम के लिए, 19 साल कर दिया गया था। तो 19 साल में तो कोई एग्जाम तो कैसे ही देगा, 11-12 पास कर पाते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट को आईसीएस की एग्जाम देने के लिए 19 साल कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लेटन के द्वारा किया गया था। इसकी बहुत ही मतलब क्रूड पॉलिसीज होती थी। 21 से घटा के 19 कर दिया गया था, ठीक है। और बाद में उसको फिर से इंक्रीज कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिटन के बाद कौन आता है? रिपन आते हैं। इन्हीं के द्वारा किया था। इनका जो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी उनके द्वारा हटाया गया था, और एज लिमिट के द्वारा 21 भी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। फर्स्ट रेगुलर डेकेनियल सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? फर्स्ट सेंसस लॉर्ड मायो था, ठीक है। और जो डेकेनियल मतलब हर 10 साल में जब सेंसस होने लगा, सिंक्रोनस सेंसस जिसको बोलते हैं, तो वो 1881 से शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड लिपन के द्वारा शुरू किया था, ठीक है। याद रखना, पहला सेंसस था 71 72 में मायो के द्वारा ही करा दिया गया था। पर जो हर साल डेकेनियल एंड सिंक्रोनस वर्ड आ जाए, तो ये 1881 से शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये एग्जाम ट्रैप में आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन किस ईयर में अपॉइंट किया गया था?
1882 में किया गया था, हंटर एजुकेशन कमीशन। उस टाइम पे कौन थे? एक तरीके से वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और चेयरमैन कौन था? विलियम हंटर था। पर्पज क्या था? एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन की कंडीशन चेक करना, और जो वुड्स डिस्पैच था उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है उसको चेक करना, ठीक है। मेजरली प्राइमरी एजुकेशन के लिए वर्नाकुलर एजुकेशन को इनकरेज करना, और जो वुड्स डिस्पैच की जो इंग्लिश एजुकेशन में एजुकेशन देनी थी ना, उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, क्या आउटपुट क्या रहा है। ये इसका हंटर कमीशन का मेन पर्पज था, 1882 के अंदर था, ठीक है। हंटर कमीशन वाज प्राइमरीली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पर्पज था इसका, ये मैं आप लोगों को अभी बताया। प्राइमरी एजुकेशन को चेक करना वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और साथ में रिव्यू करना वुड्स डिस्पैच की क्या प्रोग्रेस है 1854 की, ठीक है। दोनों इसके मेन पर्पज थे। हंटर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट ब्रिज कंट्रोवर्सी क्या थी? इल्बर्ट ब्रिज कंट्रोवर्सी ये थी कि इसमें जो क्रिमिनल केसेस में भी, जो अगर ब्रिटिशर्स, अंग्रेज कुछ गलत, जो उनका अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही थी, जजमेंट वगैरह देनी थी, तो पावर ग्रांट कर दी गई थी इंडियन जज को कि तुम भी इनको एक तरीके से, यूरोपियन ऑफेंडर को अथॉरिटी है तुम्हारे पास कि तुम जजमेंट वगैरह दे सकते हो, तो उनका केस सुन सकते हो, ठीक है। तो इस इससे रिलेटेड वो अंग्रेज भड़क गए कि भाई तुम कैसे पावर दे रहे हो हमको, तो बस हमारा यूरोपियन जज ही एक तरीके से, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए हमको, हमारा केस सुनने की और जजमेंट देने की। ये इंडिया को जजेस को ये अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये एल्बर्ट बिट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। वो काफी मतलब ऐसी पॉलिसी थी उसकी, इंग्लिश अंग्रेज मतलब इंडियंस के फेवर में ही निकलती थी। तो ये भी एक फेवर में ही थी एल्बर्ट बिल वाला, बट बाद में इनके द्वारा अपोज किया गया, तो फिर बाद में ये वाला हटा दिया गया था, एल्बर्ट बिल को रिजेक्ट ही कर दिया गया था, ठीक है। इंडियन जज इनको ट्राई नहीं कर सकते फिर बाद में भी। तो इसके अराउंड थी यूरोपियन ऑफेंडर्स को एक तरीके से जज करने की। स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था 1905 में लॉन्च किया गया था, किसके टर्न में लॉन्च किया था? 1905 में कौन था? लॉर्ड कार्जन, ठीक है। और ये उसके बाद लॉर्ड कार्जन के बाद इंटेंसिफाई किसके अंदर होता है? जब लॉर्ड कार्जन के बाद कौन आता है? मिंटो आता है। मिंटो के अंदर इंटेंसिफाई होता है, पर ये पूछ रहा लॉन्च, तो लॉन्च के अंदर सी आंसर होगा करेक्ट, लॉर्ड कार्जन। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908 में आया था। प्राइमरली किस पर्पज के लिए एक तरीके से इसको लाया गया था? न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एक्ट, ठीक है। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था ना, ऐसे न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था। एक तरीके से जो रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर थे ना, किसी भी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर तो बस वर्नाकुलर लैंग्वेज में था, इंडियन लैंग्वेज के लिए था। ये दोनों लैंग्वेज के लिए था, इंग्लिश में भी लिखे जा रहे हैं या फिर इंडियन लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं, जो एक तरीके से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भड़का रहे हैं लोगों को, ठीक है। उन सब न्यूज़पेपर को एक तरीके से सप्रेस करने के लिए न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट एक्ट 1908 लाया गया था। और बाद बाद में इसका एक रीइंफोर्समेंट एक्ट लाया गया था, इंडियन प्रेस एक्ट 1910 का, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मजिस्ट्रेट वगैरह के पास पावर रहती थी प्रेस को कन्फिस्केट रखने की, और साथ साथ में उनको पकड़ने की, ठीक है, जो ये सब प्रेस वगैरह चला रहे हैं। अपील भी 15 दिन का ही टाइम दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता। दिल्ली दरबार किस मेजर फेमिन से रिलेटेड है? ठीक है, दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? ये बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिल्ली दरबार 1877 में लगाया गया था, जब 1770 और एक तरीके से 76 से 78 का फेमिन चल रहा था, ठीक है, तब लगाया गया था। और ये किस पर्पज के लिए लगाया था? दिल्ली दरबार को लगाया किस लिए गया था, ये मेन चीज होता है। देखो 1858 में पावर कहाँ से ट्रांसफर हो गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट गवर्निंग पावर, जो रूलिंग पावर थी, किसके पास चली गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास डायरेक्टली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई थी, बट उसको रिकॉग्नाइज किया गया था दिल्ली दरबार के थ्रू, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये दिल्ली दरबार में किया गया था, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या हो रहा है, फेमीन आ रखा है 76 से 78 तक का, लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम एक तरीके से क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस घोषित कर रहे हो यहाँ पे दिल्ली दरबार करके, तो ये उसीलिए काफी कंट्रोवर्सी में था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ विच वायसराय? होम रूल मूवमेंट कब आया था? 1916 में आया था, अप्रैल और सितंबर में, दो अलग अलग थे, एक बाल गंगाधर तिलक का था, एक एनी बेसेंट का था, ठीक है। तो उस टाइम पे गवर्नर एक तरीके से वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो होम रूलिंग मूवमेंट के टाइम पे वायसराय थे अपने, देखो कर्जन तो हो नहीं सकते, कर्जन तो 1905 5 तक थे, ठीक है। चेम्सफोर्ड किस एक्ट में थे? मॉर्लेमेंटो थे एक तो, ठीक है, मॉर्लेमेंटो 1909 के एक्ट से थे। और इरविन इरविन कब थे? ये इरविन पैक्ट हुआ था जब 1931 में गांधी जी के साथ हुआ था इनका, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते।
होम रूल 1916 में था। और हर्डिंग, या तो हर्डिंग हो सकता है या फिर चेम्सफोर्ड हो सकता है। तो इन इन दो में से ही एक ऑप्शन होना है इसका। बताइए। तो इसका ऑप्शन है चेम्सफोर्ड। ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया था ना अपना 1919 का एक्ट, तो ये चेम्सफोर्ड उस टाइम पे होम रूल मूवमेंट के टाइम पे भी यही गवर्नर थे, वाइस राय थे। ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 रिपील किया गया था किस वायसराय की एक तरीके से टेन्योर के अंदर? इंडियन प्रेस एक्ट आया था एक तरीके से वही न्यूज़पेपर्स को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को लोग मतलब एक तरीके से प्रेरित करते थे लोगों को रेवोल्यूशन करने के लिए। तो इसको दोबारा रिपील कर दिया गया था, एक नया एक्ट लाया गया था, प्रेस एक्ट 1922। थोड़ा इजी इससे इसके कंपैरिजन में। और इसको लॉर्ड रीडिंग के अंदर एक तरीके से रिपील किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा 1922 में। और ये एक्ट, प्रेस एक्ट कब लगाया था? जब मिंटो थे जब। ठीक है, 1960 का और 1910 दोनों का। आरएसएस कब फाउंड की गई थी? ये 1925 में फाउंड की गई थी। ठीक है। आरएसएस से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके एक तरीके से फाउंडर कौन थे? केशव बलीराम हैगवर। ठीक है, नागपुर में एक तरीके से लाया गया था, इसको प्लेस किया गया था पहली बार ये आरएसएस को। और ओकेजन कौन था? विजयदशमी का। बर्मा को सेपरेट किया गया था इंडिया से कब? 1937 में। पर अनाउंस कब किया गया था? 1935 में। ठीक है। बर्मा को 1937 में सेपरेट किया गया था एक्चुअल ब्रिटिश इंडिया से। बट अनाउंस कर दिया गया था 1935 के अंदर ही। तो 1937 के टाइम पे वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथगो एक तरीके से वायसराय थे। ठीक है। पहले इरविन थे, इरविन 1931 तक। इरविन के जाने के बाद विलिंगडन, विलिंगडन के जाने के बाद लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। तो लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर ये ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट हुआ था बर्मा। अब एक फैक्ट बेस्ड बता देता हूँ थोड़ा इससे रिलेटेड। जो एक्ट था सेपरेशन के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू लाया गया था कि बर्मा को सेपरेट किया जाएगा ब्रिटिश इंडिया से। इम्प्लीमेंटेशन डेट 1937 थी। तो उस टाइम पे कौन था जब ये एक्ट पास हुआ था? लॉर्ड विलिंगडन था। ठीक है, इसको हट सेपरेट करने के लिए। और बाकी जब सेपरेशन एक्चुअल जो हुआ था, तो वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ था। ठीक है। एक्ट तो पास हो गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेपरेशन की जब बात करती थी तो उस टाइम पर विलिंगडन था। पर जब एक्चुअल जिसको सेपरेट किया गया था 37 में, 1 अप्रैल 1937 में, तब लॉर्ड लिनलिथगो थे उस टाइम पे वायसराय। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखनी है आपको। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। यह आता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उस टाइम पे कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाते थे तो कौन सा पर्सन किसको अटेंड मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था? सरोजिनी नायडू किसको रिप्रेजेंट करती थी वहां पे? ब्रिटिश एक तरीके से इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करती थी सरोजिनी नायडू। मदन मोहन मालवीय हिंदू थे। ठीक है, एक तरह हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे ये तो। ठीक है। फिर उसके बाद ये जीडी बिरला, बिरला ग्रुप, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। बचे कौन लास्ट? ए रंगास्वामी अय्यर, ये ब्रिटिश इंडियन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता अ, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? महात्मा गांधी बस ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई थी उनके द्वारा। और वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे आईएनसी के। तो वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर इंक्लूड करता तो वो किसके होते थे? शेड्यूल, मतलब लोअर कास्ट वालों को, शेड्यूल कास्ट वालों के। ठीक है। तो उसका मैच तो फॉलोइंग वो हो जाता। लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी बोलने लगे, ये कब आया था? 1940 में आया था। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन। इसमें बात की गई थी एक तरीके से, एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। और वो सेपरेट जगह थे, वेस्टर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया को एक तरीके से, जो पाकिस्तान वाला जो अभी है एक्चुअल में, और बांग्लादेश वाला, उसको एक तरीके से सेपरेट नेशन बनाने की बात की गई थी इसके अंदर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर। और इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब आया था? 23 मार्च 1940 को। ठीक है। और इसलिए 23 मार्च को ही उनके द्वारा उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी पास किया गया था बाद में, 23 मार्च 1956 में। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है एज ए पाकिस्तान डे। ठीक है, 23 मार्च को हर साल। और ये पाकिस्तान 23 मार्च पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करता है क्योंकि इधर लाहौर रेजोल्यूशन भी आया था 23 मार्च 1940 का, कि हमको ये वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट था जिसमें एक्चुअल पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी है, उसको एक तरीके से सेपरेट नेशन बनाना था। तो लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया था और बाद में उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी डेट को पड़ा था, 23 मार्च को ही एक्सेप्ट किया गया था। तो इसलिए ये पाकिस्तान डे मनाया जाता है 23 मार्च को।
ठीक है, दोनों करेक्ट सेट में है। पाकिस्तान वर्ड एग्जैक्टली लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड था या नहीं था? ये मेंशन था या नहीं था? ये नहीं था। ये बाद में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला जाता था हिस्टोरियंस के द्वारा, बट उस टाइम पे पाकिस्तान उनके दिमाग में नहीं था कि हम अपने देश का नाम पाकिस्तान रखने वाले हैं। ठीक है, उनको बस ये था कि ये वेस्टर्न वाला जो पंजाब वाला, वेस्टर्न पंजाब से बाद वाला रीजन है, ये भी हम अपने अंदर रखेंगे, और जो ईस्टर्न वाला ये बांग्लादेश वाला रीजन है, ये भी हम अपने अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उनके दिमाग में था, पाकिस्तान वाली टर्म नहीं थी उनके दिमाग में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। जैसे लाहौर रेजोल्यूशन दे देगा, अगस्त ऑफर दे देगा, क्रिप्स मिशन दे देगा, क्विट इंडिया मूवमेंट दे देगा, तो कौन सा इवेंट कब हुआ था? क्रोनोलॉजी आपको पता नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आपको कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बता देता हूँ। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को आया था। ठीक है, तो सबसे पहले यही था। अगस्त ऑफर अगस्त 1940 में आया था, तो सेकंड नंबर पे ये था। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 के अराउंड। ठीक है, तो ये 22 मार्च 19 पर। और क्विट इंडिया मूवमेंट भी अगस्त में हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो डेट आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 करेक्टली सीक्वेंस्ड है। ठीक है, क्रोनोलॉजी प्रॉपर है, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा। प्रॉपर एक्सप्रेशन दिया हुआ, ला रेजोल्यूशन का डेट दिया हुआ, अगस्त का भी ऑफर का भी दिया हुआ, क्रिप्स मिशन का दिया हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट का दिया हुआ, तो उससे आप क्रोनोलॉजी से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम का। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसको बोला जाता है? किसको बोला जाएगा? इंडियन सर्विस को प्रॉपर एक तरीके से फॉर्मलाइज करना। ठीक है, करप्शन वगैरह को रोकना, उनको प्रोफेशनल बनाना, सैलरी वगैरह टाइम पे देना, डिसिप्लिन सर्विस, सिविल सर्विस रखना, और एक तरीके से सेपरेट करना। रेवेन्यू कलेक्टर अलग होगा, जुडिशरी अलग होगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग होंगे। ठीक है, फिक्स सैलरी वगैरह करना, रूल वगैरह बनाना, ये सब क्रेडिट जाता है कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो कॉर्नवालिस को लॉर्ड फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोलते हैं। ठीक है, स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल? किस गवर्नर जनरल के टाइम पे स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था? ये किया गया था एलन बोरो के टाइम पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाती है, मतलब ये आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। एलन बोरो के द्वारा, लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा 1843 में ऑन पेपर स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। एक्चुअल में नहीं हुई, बट ऑन पेपर इनके द्वारा स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, एलन बोरो। गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन आता है, और टाइमलाइन 1843 के अंदर। ठीक है, इंडियन स्लेवरी एक्ट को पास कर दिया गया था लॉर्ड एन एलन बोरो के अंदर। ठीक है, स्लेवरी को एक तरीके से लीगल रिकॉग्निशन दे दिया गया अबॉलिश होने के लिए, पर एक्चुअल तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो मेजर मेजर इवेंट इनके अंदर हुए, ये कैसे, कौन सा एक्ट इनके अंदर पास किया गया, कौन सा युद्ध इनके अंदर अंदर लड़ा गया, कौन से राजा के साथ इन्होंने लड़ा, क्या क्या मेजर चेंज देखने को मिले। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रॉपरली वीडियो को देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खुद से भी प्रैक्टिस करना बाद में। सारा का सारा कंटेंट का एक्सप्लेनेशन, जो भी जितना मैं बोला हूँ सब कुछ वीडियो आपको पीडीएफ लिंक में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल से फिर से। थैंक यू ऑल।